हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, सभी लोग एक बार वीडियो को लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मैं आपका फिर से लुसेंट जीके का सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूं। आप सभी को पता है दोस्तों कि हम लुसेंट जीके में मेडिवल इंडिया पढ़ रहे थे और मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत में हम 3 वंश खूब बढ़िया से पढ़ चुके हैं। सबसे पहला का नाम है आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका एक था लोधी वंश। सो आपका 3 वंश में हम गुलाम, खिलजी और तुगलक पढ़ चुके हैं। अब 2 वंश और बच गए हैं। एक का नाम है सैयद वंश, जो कि एक छोटा सा वंश है, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की बात नहीं है। सैयद वंश की अगर बात कर लेते हैं, ईस्वी की हम बात करते हैं, तो सैयद वंश जो दोस्तों वो आपका 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक आपका कौन वंश है? आपका सैयद वंश है। अब हम बात करते हैं 1414 से लेकर 1451 तक। क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1-2 शासक आपको सैयद वंश में याद रखने वाली है। तो इसका संस्थापक था खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां नाम था सैयद वंश का संस्थापक। सो अब यहाँ पे खिज्र खां की बात कर लेते हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। फिर आपका मुबारक शाह के नाम आता है, फिर आपका आता है मोहम्मद शाह के नाम, और फिर आता है आपका आलम शाह के नाम। तो खिज्र खां, मुबारक शाह और आपका आलम शाह, ये 3 जो हैं आपका सैयद वंश की संस्थापक में से। क्या क्या दोस्तों? खिज्र खां, मुबारक खां और अपना आलम खां। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले खिज्र खां को। ये आपका सैयद वंश का संस्थापक। इससे क्या क्या क्वेश्चन हमें यहाँ बन सकता है? तो गाइस याद रखना है, खिज्र खां से यही बन सकता है कि यह सैयद वंश का संस्थापक है, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, यानी सैयद वंश का यह संस्थापक है। अब यह क्या किया सर? तो यह सुल्तान की उपाधि कभी भी नहीं लिया, यह सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, यह रैयत ए आला की उपाधि लिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि दोस्तों एक व्यक्ति था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था। तैमूर लंग ने भारत का शासन सौंपा था तैमूर के पुत्र शाहरुख को, है ना, और आपका तैमूर के पुत्र शाहरुख को भारत का आपका सौंपा था। और इनकी मृत्यु हो जाती है आपका, इनकी मृत्यु की जब हम बात करते हैं तो मृत्यु हो जाती है 20 मई 1421 ईस्वी को। इनकी क्या हो जाता है दोस्तों? तो इनकी हो जाती है मृत्यु। कितनी तारीख की बात कर रहे हैं? 20 मई 1421 ईस्वी को इनकी क्या होगा? मृत्यु होगा। अब यहाँ बात करते हैं इनके अदर फैक्ट के बारे में, अन्य शासक के बारे में। अदर फैक्ट क्या क्या हो सकता है? तो अगला इनका मुबारक शाह के नाम आता है। क्या? मुबारक शाह के नाम आता है, जो कि यमुना के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर का स्थापना किया था। तो अगर पूछेगा मुबारकाबाद नामक शहर का स्थापना किसने किया, तो गाइस याद रखना है मुबारक शाह जो खिज्र खां का नेक्स्ट रूलर हुआ था, और यह सैयद वंश का नेक्स्ट शासक था, वह मुबारकाबाद शहर का स्थापना किया था। किस नदी किनारे बात करते हैं? तो यमुना नदी किनारे। क्या? यमुना नदी किनारे हम आपको बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट और क्या समझते हैं? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से यमुना नदी आपको निकलते हैं। कहाँ से भाई? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से। अब 1-2 पॉइंट और समझिएगा। इसके दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे। याहिया बिन अहमद सरहिंदी इनके दरबार में रहते थे, और एक किताब लिखे हैं, पुस्तक लिखे हैं, तारीख ए मुबारक शाही। क्या? तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? तो याद रखना है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में। इनके नेक्स्ट शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। यह आपका अंतिम शासक है। अगर आपसे पूछे खिज्र खां का सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो सैयद वंश का जो संस्थापक है वो आपका खिज्र खां है। क्या? खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक है। फिर हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट शासक है, तो मुबारक शाह का नाम आता है। और फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट का, तो अलाउद्दीन आलम शाह का नाम आता है। अलाउद्दीन आलम शाह का नाम आता है। उसके बाद इसी का
अंतिम शासक जो अलाउद्दीन आलम शाह था, इसी का अंतिम शासक था आपका सैद वंश का अंतिम शासक। और इसका एक सेनापति था बकलोल लोदी। नहीं दोस्तों, बकलोल लोदी नहीं बोलना है, बहलोल लोदी बोलना है। क्या? बहलोल लोदी बोलना है। और यही बहलोल लोदी जो था वह आपका अलाउद्दीन आलम शाह को मार दिया और दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश बनाया, उसका नाम था लोदी वंश। क्या? लोदी वंश उसके बाद आपकी आया था। तो यह बहलोल लोदी किस वंश की स्थापना करता है? तो दोस्तों याद रखना है, लोदी वंश की स्थापना करता है बहलोल लोदी। और यह लोदी वंश कब से कब तक है गाइज? तो याद रखना है दोस्तों, लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक है और इसे प्रथम अफगान राज्य भी हम कह सकते हैं। यह प्रथम अफगान, फर्स्ट अफगान स्टेट इज कॉल्ड लोधी डायनेस्टी। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं, इसका संस्थापक की बात करते हैं। तीन गो इनके राजा है। सबसे पहले बहलोल लोदी, इसे हम प्यार से बकलोल लोदी भी कह सकते हैं, सिकंदर लोदी और एक है इब्राहिम लोदी। तो तीन लोदी का नाम है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। कितना भाई साहब? तीन का नाम है, सिकंदर, बहलोल सिकंदर और आपका इब्राहिम लोदी का नाम आता है। लोदी वंश का संस्थापक की अगर बात करते हैं, फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी की हम बात करते हैं, तो फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी जो है आपका बहलोल लोदी है। यहाँ से एक से दो सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ बहलोल लोदी। दिल्ली का प्रथम अफगानी राज का स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। उसके बाद बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलाया था, बहलोल सिक्का। बहलोल सिक्का का प्रचलन किसने किया? तो बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलाया था, उसे हम कहते हैं बहलोल सिक्का। वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। तो सरदारों को मकसद ए अली कहकर कौन पुकारते थे? तो गाइस याद रखना है, बहलोल लोदी सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। सल्तनत कालीन सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक सुल्तान ही रहा था। अगर कहते हैं कि सल्तनत कालीन में सबसे ज़्यादा समय तक ये आपका सुल्तान रहा था, 1451 से 1489 तक में इसकी बात का चर्चा है। 38 साल यहाँ पे रहा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट शासक का नाम, जो आपका सिकंदर लोदी। क्या? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का नाम है निजाम खान। मतलब कि इसका वास्तविक नाम अगर पूछेगा कि सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या है, तो निजाम खान इसका है वास्तविक नाम। 1504 ईस्वी में आगरा नामक शहर का स्थापना उन्होंने किया था। आगरा नामक शहर का स्थापना, तो आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी। 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक आपका मापन इकाई बनाया था, गज सिकंदरी, जिसमें से एक सिकंदरी बराबर 30 इंच हुआ करता था। और इसका आधार जो है शेर शाह सूरी विवाद में अपनाया था। अनाज से कर को हटाया, जो अनाज था उससे टैक्स को हटाने का काम किसने किया? तो टैक्स को हटाने का काम सिकंदर लोदी ने किया था। इतनी बात आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ साहित्य से, इसके कुछ लिटरेचर से, क्या क्या लिटरेचर से इनके क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके साहित्य से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं सिकंदर लोदी से। दोस्तों इन्होंने किताब लिखा था, एक कविता लिखा था गुलरुखी नाम से। तो गुलरुखी नामक बुक जो है, गुलरुखी नामक बुक नहीं, सॉरी माफ करेगा, गुलरुखी नामक कविता जो है वो किसने लिखा था? सिकंदर लोदी ने। आयुर्वेदिक ग्रंथ है ना, आयुर्वेदिक ग्रंथ जो फारसी में अनुवाद करवाया था फहरंग ए सिकंदरी के नाम से। गायन ग्रंथ में लजत ए सिकंदरी शाही भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ है। गायन ग्रंथ जो बोलते हैं लजत ए सिकंदर शाही। अब बात करते हैं इनकी वास्तुकला का, क्या क्या इनका वास्तुकला था, है ना। वास्तुकला की हम बात करते हैं तो दिल्ली में इन्होंने सबसे पहले बहलोल लोदी का मकबरा है। दिल्ली में सबसे जो आपका बहलोल लोदी मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। मोठ मस्जिद या मियाँ भुआ की मस्जिद जो है इन्होंने बनाया था। इनकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक जो है 1517 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक और राजा का नाम आता है जो सबसे अंतिम है, इनका नाम है इब्राहिम लोदी। क्या? इब्राहिम लोदी जो है इनके नाम आता है। 1517 से लेकर
1526 ईस्वी तक के नाम आता है इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का अंतिम शासक का नाम है इब्राहिम लोदी। ग्वालियर शासक विक्रमजीत को पराजित किया था 1517 ईस्वी में। तो आपका ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को पराजित कब किया था? 1517 में। और एक युद्ध हुआ था खटौली का युद्ध या खतौली का युद्ध 1518 में। बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि खटौली का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना है खतौली का युद्ध हुआ था, खतौली का युद्ध हुआ था 1500 कितना ईस्वी में, सॉरी माफ करिए 1718 ईस्वी में हुआ था। 1528 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे और राणा सांगा जीत गया था। दौलत खां लोदी व आलम खां लोदी, जो सब लोदी है धी नहीं लोदी जो है, ये सब सभी लोग जो है वो आपका काबुल शासक बाबर को हराया था, है ना। अब ये सभी लोग मिलकर काबुल के शासक किसको हराया था? बाबर को हराया था। इस प्रकार से आपका लोदी में आपका इब्राहिम लोदी की बात आती है। अगर हम बात करें दोस्तों इब्राहिम लोदी के, तो एक पॉइंट यहाँ समझने की बात आती है इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी के समय ही बाबर का आक्रमण हुआ था, है ना। और 15 अप्रैल सन 21 अप्रैल माफ करेगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो याद रखना दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर का जीत हुआ और बाबर ने तोपखाना का प्रयोग किया था, कुशल सेना इसके पास थे और इसकी क्या हो गई? विजयी हो गई। बाद में मुगल साम्राज्य की क्या हो गया? तो याद रखना भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गया। लेकिन उससे पहले मुगल काल तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इससे पहले कुछ पॉइंट और पढ़ना है सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में। सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या प्रशासन था, इनके बारे में हमें बड़ा डिटेल से और बहुत आसानी भाषा में समझने की हम आपको प्रयास करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इनके प्रमुख जो होते थे, वो पूरे के पूरे सल्तनत काल में प्रमुख को हम लोग सुल्तान बोलते थे। और सुल्तान को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद हुआ करता था, इसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। क्या? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। सबसे पहले बात करते गाइस कि यहाँ पे क्या था ना कि आपका केंद्र सरकार था, पहले केंद्र था, केंद्र के नीचे आपका प्रांत है, इक्ता था, उसके नीचे आपका जिला या सिख बोलते थे, उसके नीचे आपका परगना था, उसके नीचे आपका ग्राम था। तो केंद्र में आपका कौन था? तो याद रखना केंद्र में सुल्तान था, प्रांत एकता में नायब, वली या मुफ्ती थे, और जिला या सिख में सिकदार हुआ करता था, और परगना में आमिल हुआ करता था, ग्राम में खुद जमींदार व मुकदम हुआ करते थे। कुछ इस प्रकार से इनकी जो था वो आपका प्रशासन इनका बटा हुआ था। अब हम करते हैं इसमें प्रमुख मंत्री वगैरह क्या क्या थे और कौन कौन इनका प्रमुख मंत्री था। मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट जो इसका था वो क्या क्या था? तो याद रखना गाइज, मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में, क्या मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में याद रखना है। इनके प्रमुख मंत्री व विभाग क्या क्या था, तो वही आपको याद रखना मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट के बारे में याद रखना। सबसे पहले विभाग की बात करते हैं, दीवान ए विजारत, और इसका प्रमुख को हम बोलते हैं वजीर। और ये आपका विशेषता क्या था? तो राजस्व व सामान्य प्रशासन के बारे में की कहानी थी। दीवान अर्ज की बात करते हैं तो आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग था, बलबन द्वारा स्थापना इसका हुआ था। दीवान ईसा की बात करते हैं तो इसमें दीवान ए मुमालिक थी, पत्राचार विभाग इसमें था। दीवान ए रसालत की बात करते हैं तो सद्र उस सुदूर था, विदेश विभाग या धार्मिक की बात करता। न्याय में काजी उल कुजात थे और ये न्याय की बात करते थे। गुप्तचर की बात थे तो गुप्तचर में जो प्रमुख हुए थे उसे बोलते हैं बारिद ए मुमालिक। क्या? बारिद ए मुमालिक जो था इनका गुप्तचर थे। अब हम कुछ बात करते हैं अन्य कुछ विभाग के बारे में। सबसे पहले अन्य दीवान ए मुस्तखराज या वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने बनाने वाला था। कौन सा विभाग का स्थापना किसने किया है, इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही जो कि कृषि विभाग में था, मोहम्मद बिन तुगलक इसका स्थापना किया था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, बलबन इसका स्थापना किया था। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक इसका स्थापना किया था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक इसका भी स्थापना किया था। और दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक इसका स्थापना किया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन का दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाक, ये आपका तीनों के तीनों फिरोज शाह तुगलक इसकी स्थापना किया था। दीवान अर्ज बलबन के द्वारा हुआ था। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हुआ था। और आपका दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी बनाने वाला था, इनकी बनाने वाला था। अब इनके कुछ प्रमुख अधिकारी की हम बात करते हैं कि क्या क्या इनके प्रमुख अधिकारी था। सबसे पहले दोस्तों जो अश्व सेना थे,
जो आपका घोड़ा वाला सेना था, अश्व मतलब घोड़ा होता है, उसको अमीर ए आखूर कहते थे, अमीर ए आखूर कहते थे। असेना क्या, अमीर ए आखूर से कहा गया था। बरीद जो था एक आपका दूत था, क्या दूत था, उसे हम बोलते हैं बरीद। क्या बोलते हैं, बरीद को हम क्या बोलते हैं, बरीद। दूत हम बोलते थे, दूत को बरीद। सो गाइस अब यहां पर समझिएगा नायब ममालिकात, नायब ममालिकात यह कहते दोस्तों एतगिन जो थी वो प्रथम बहराम शाह ने शुरुआत किया था। खुसरो खा इसका जो अंतिम था, जो नायब ममीलकात नामक चीजों का स्थापना किया था, अधिकारी का स्थापना किया था। अब समझते हैं कि राजस्व विभाग क्या था, इनमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, राजस्व विभाग क्या था। गाइस सबसे पहले समझते हैं इनके हम राजस्व विभाग के बारे में, क्या क्या इनके राजस्व विभाग था। भूमि के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के भूमि थे। सबसे पहले खालसा जिसको सरकारी भूमि कहते थे, इक्ता इसे आपका निजी भूमि कहते थे, प्राइवेट। अनुदान जो आपका ग्रांटर पर जो आपकी भूमि आता था, है ना, अनुदान मतलब किसी को ग्रांट किया गया, किसी का दान किया गया। भूमि को माप जोक करने, यहाँ पे समझिए दोस्तों, भूमि की नाप जोक करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता। मतलब कि जो भूमि को नाप जोक करना है उस क्षेत्रफल के आधार पर जो टैक्स होते थे उनको मसाहत कहा गया था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो इस समय देवल जो बड़ा फेमस है, देवल जो है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, तो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा जगह फेमस था, तो याद रखना दोस्तों देवल। क्या देवल। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू सिस्टम का, राजस्व कर की हम बात करते हैं तो इसमें आता उस्र मुसलमानों से लिया गया भूमि कर को उस्र कहा गया। मुसलमानों से लिया गया भूमि कर को क्या कहा गया, उस्र कहा गया। अगला आपका खराज, क्या दोस्तों आपका खराज, गैर मुसलमानों से लिया गया, जो मुसलमान नहीं, जैसे हिंदू सिख ईसाई इत्यादि, जो गैर मुसलमानों से लिया गया टैक्स को हम क्या बोलते हैं, कर को हम बोलते हैं खराज बोलते हैं। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा था, उसे जकात कहा गया। और जजिया जो है गैर मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक टैक्स, रिलीजियस टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, उसे कहा गया आपका जजिया। क्या उसे क्या कहा गया, जजिया के नाम से जाना गया। कुछ अदर फैक्ट समझते हैं, अन्य तथ्य के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सुल्तान के अस्थायी सेना को, जो सुल्तान हुआ करता उसको जो अस्थायी सेना था उसे कहा गया है खास खेल। क्या नाम दिया गया, खास खेल नाम दिया गया सुल्तान के अस्थायी सेना को। मंगोलों सेना का वर्गीकरण का दशमलव प्रणाली जो है सल्तन कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मंगली क्या अरार्ध कहा जाता था, मंगली क्या अरार्ध। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था, तो इक्ता प्रथा को समाप्त अलाउद्दीन खिलजी किया था। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक किया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। मतलब जो बढ़िया घोड़ा था वो रूस से, अरब से और तुर्की से मंगाए जाते थे। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। हाथी मुख्यतः उस समय बंगाल से मंगाए जाते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सल्तनत काल में दोस्तों हाथी कहां से मंगाए गए थे, तो आपका बंगाल से मंगाए जाते थे, बंगाल से। और घोड़ा तो अरब से, रूस से और आपका तुर्क से बनाए जाते थे। अब यहाँ पे ये घोड़ा तुर्क, अरब और रूस से, और आपका कहां से मंगाए गए, तो घोड़ा तुर्क, अरब और रूस से मंगाए गए। हाथी बंगाल से मंगाए गए थे। अब आता है सल्तनत कालीन वास्तुकला, सल्तनत आर्किटेक्चर की बात हम करते हैं। अब इसके आर्किटेक्चर क्या क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, सारी बात हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर भी एक जगह पर आपको रिवाइज कराने की कोशिश करते हैं ताकि मेंस वाला पेपर में आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाया था, जो भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ था, तो याद रखना दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, जो कि मस्जिद था। इस मस्जिद के दीवार में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेली का अंश उत्कीर्ण है। यहाँ पहले बौद्ध मठ व संस्कृत विद्यालय था। जहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बना है, वहाँ पहले बौद्ध मठ था, बौद्धों को ठहरने का जगह था, और वहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय भी था। गाइस आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इल्तुतमिश के। कुतुब मीनार का काम शुरू किया, कुतुब मीनार का शुरू काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा किया था इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार जो है 73 फीट ऊंची एक मीनार है, जो दिल्ली
के मेहरौली में है, मेहरारू नहीं मेहरौली है ना, मेहरारू नहीं बोलना है, मेहरौली बोलना है। और ये आपका कुतुब मीनार। सुल्तान गढ़िया नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा भी कहाँ है? दिल्ली में है। इल्तुतमिश का मकबरा भी दिल्ली में है। स्क्रैच शैली से निर्मित भारत का पहला मकबरा है। हौज हमसी ये आपका बंदाऊ है। ये भी आपका कौन बनाए थे? तो याद रखना है, ये भी आपका इल्तुतमिश बनाने का काम किया था। अब कुछ और पॉइंट समझते हैं इनमें क्या किया, और ये उसी का कुछ और कंटिन्यू है। बलवन ने क्या किया? तो बलवन का मकबरा दिल्ली में है। शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा बलवन का, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है आपका बलवन का है। लाल महल कहाँ है? तो आपका लाल महल दिल्ली में है। कौन बना था? तो आपका बलवन बना था लाल महल। अगला बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों याद रखना, अल्लाही दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, सीरी का नगर दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी, हजार खंबा महल दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, हौज खास अलाउद्दीन खिलजी, जमात खान मस्जिद कहाँ बनाया? दिल्ली में, और ये भी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अब याद रखना दोस्तों कुछ और पॉइंट, साहित्य और संगीत के बारे में हम बात करते हैं, लिटरेचर एंड म्यूजिक के बारे में हम बात करते हैं कि आपका दिल्ली सल्तनत में सल्तनकालीन जो आपका म्यूजिक है वो क्या है। सबसे पहले प्रशासनिक भाषा के बारे में समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के बारे में समझता है। तो गाइस आपको याद रखना है जो इनकी प्रशासनिक भाषा थे वो आपका था फारसी। क्या? फारसी था प्रशासनिक भाषा। प्रमुख पुस्तक की बात करते हैं, लीडिंग्स बुक की बात करते हैं, चचनामा अली अहमद ने लिखा था आपका अरबी भाषा में। सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी यहाँ पे मिलती है। तारीख यामनी महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उत्तबी ने लिखा था, उत्तबी। सियासत नामा निजामुल्क तुसिया इक्तदारी व्यवस्था की जानकारी यहाँ से मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों शहनामा। शहनामा जो आपका फिरदौसी महमूद गजनबी, शहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत, फिरदौसी को पूर्व के होमर कहा जाता है। ताज उल मासिद हसन निजामी थे आपका दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास यहाँ थे। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस मिराज की यहाँ पे चर्चा कही गई है। अब हम समझते हैं कुछ और फैक्ट अमीर खुसरो के बारे में। अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और अमीर खुसरो का नाम नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं पढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? अमीर खुसरो से ही सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है। आइए दोस्तों अब किसकी बात करते हैं? अमीर खुसरो की बात करते हैं। अमीर खुसरो क्या है? चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अमीर खुसरो सबसे पहले अबुल हसन यामुद्दीन अमीर खुसरो, उतना नाम बड़का नहीं याद रखना है, बस याद रखना है अबुल हसन। क्या? अबुल हसन, अबुल हसन अमीर खुसरो। तो अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो, अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो, ये आपका नाम है। मूल नाम है मोहम्मद हसन। जब जन्म हुआ था 1553 में, उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। गुरु का नाम सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया, गुरु का नाम क्या? सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। अब समझते हो उपाधि क्या लेता? तोता ए हिंद या तुतिए हिंद, तुती नहीं चुती नहीं तुतिए है ना, तोता ए हिंद था है ना, तोता ए हिंद, कहेंगे तूती ए हिंद, कहेंगे चुती ए हिंद, या बकलुल कहें। तोता हिंद पूछता है एग्जाम में, तोता ए हिंद। तुर्कल्लाह, तुर्कल्लाह इनका उपाधि है, गजब गजब का नाम है। तोता हिंद, तुतिए हिंद, तुर्कल्लाह, तोता हिंद, तुतिए हिंद, तुर्कल्लाह, इनका नाम तो उपाधि। दिल्ली सल्तनत में 8 सुल्तानों का समय काल देखा गया था। मतलब कि अमीर खुसरो जो है वो 8 शासक का, 8 राजा का कार्यकाल देखा था। और बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक देखा था कि कौन कितना है। खड़ी बोली, सितार, तबला का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो का तबला का जनक, खड़ी बोली का जनक, सितार का जनक और कव्वाली का पिता। कव्वाली आप जानते हैं है ना, एक तरफ लड़का गाता है एक तरफ लड़की गाती है, एकदम गजब गजब एक गजल, गजल शैली का पिता। गजल एकदम गजल सुनिए का गजल है ना, कि तेरा बिना दुनिया ना, नहीं तो गाना है। उर्दू साहित्य का पिता इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्दू साहित्य का पिता भी इसे कहा जाता है। अब कुछ फैक्ट और समझते हैं। किरान उस सादेन, किरान उस सादेन है खुसरो की पहली पुस्तक। आशिक्का देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां का
खिज्र खान का प्रेम कथा। देवल की रानी थी और अलाउद्दीन का खिलजी का बेटवा था खिज्र खान, ये दोनों आपस में फसल थी। एक कहानी लिखा आशिका, तो यहीं से आया है आशिकी आशिका। वो मेरे आशिक है, वो ढकान है, चिलान है, बाबू है, सोना है, बगल पहले भी चलता था। नो सिपीहर, नो सिपीहर। अब यहाँ पे नो सिपीहर की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक शाह खिलजी का वर्णन इसमें किया गया है। अगर बात करें तारीख अल्लाई खजाइन उल फतूह, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान था। तुगलक नामा अमीर खुसरो का अंतिम ग्रंथ है तुगलक नामा। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं जो आपका गयासुद्दीन तुगलक के बारे में लिखा गया। अब दोस्तों यहाँ पे दिल्ली सल्तनत काल के भी क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।